ब्रेस्ट कैंसर। नेशनल ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन के हिसाब से उनके जो आंकड़े बताते हैं, महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कैंसर डेवलप होता है वो ब्रेस्ट कैंसर ही होता है। और ये आंकड़े 2020 तक के आंकड़े मिले हैं, जिनमें ये बताए जाते हैं कि 2,76,480 महिलाओं इस ब्रेस्ट कैंसर से संक्रमित हो चुकी हैं अभी तक। और ये ब्रेस्ट कैंसर एक बार जब किसी महिला को हो जाता है और वह अगर मैलिग्नेंट स्टेज में चली जाती है तो उनका सर्वाइवल रेट बहुत कम हो जाता है, वह सिर्फ 5 साल तक ही जीवित रह पाती हैं। भारत में हर 40 में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर के कारण उनका डेथ होता है, और पूरा ऑल ओवर कैंसर होता है उसमें से 15% सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से महिलाएं की डेथ हो जाती है। तो मैं हूं डॉक्टर एहसानुल्लाह, बिहार वेस्ट चंपारण से। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, हर एक चीज़ कि ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है और इससे क्या हम बचाव कर सकते हैं महिलाओं में स्पेशली। वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लेफ्ट साइड में हो सकता है या तो राइट साइड में भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो कैंसर डेवलप करता है ब्रेस्ट के अंदर, महिलाओं के अंदर, वो सबसे ज़्यादा लेफ्ट ब्रेस्ट में ही डेवलप करता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इनके वजह से ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा डेवलप होता है महिलाओं में लेफ्ट साइड में। हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, तो जनरली ब्रेस्ट कैंसर 2 प्रकार के होते हैं, एक मैलिग्नेंट होते हैं और एक बेनाइन होते हैं। तो वो कैंसर है जो एक जगह पे ही सीमित रहते हैं, वो बॉडी में दूसरे ऑर्गन पे नहीं जाते हैं, दूसरे जगह पे मेटास्टेसिस नहीं करते हैं। उनका जो साइज होता है वो मैक्रो कैल्सिफिकेशन के होते हैं और वो स्मूथ टाइप के होते हैं, इरेगुलर उनका बॉर्डर नहीं होता है, वो बॉडी में एक जगह से दूसरे जगह पे मेटास्टेसिस नहीं करते हैं और उनका जो ग्रोथ होता है वो बहुत स्लो होता है। बेनाइन जो कैंसर होते हैं इन ब्रेस्ट में कोई स्किन पे चेंजेस नहीं आते हैं, ये स्किन ब्रेस्ट के स्किन टिश्यू को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, निपल के आसपास कोई रिट्रैक्शन नहीं आता है, कोई डिम्पलिंग टाइप का नहीं आता है। लेकिन अगर यही मेलिग्नेंट है तो इसमें हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेलिग्नेंट है या बेनाइन है। तो अगर मेलिग्नेंट है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले निपल के आसपास गड्ढे टाइप के दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, निपल अंदर की तरफ डेविएशन होना स्टार्ट हो जाएगा, रिट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, वहाँ का स्किन और पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड इसमें है कि जो मेलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर है वो बॉडी में मेटास्टेसिस करने लगते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे पहुँच जाते हैं, तो इसके वजह से और रिस्क ज़्यादा हो जाता है और सर्वाइवल रेट घट जाता है। एक तो ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी ब्रेस्ट में ऑकर हो रहा है, फिर वहाँ से अगर ये दूसरे ऑर्गन पे जाएं, जैसे कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो साइट होता है जो ये मेटास्टेसिस करते हैं वो वर्टेब्रा होता है। वर्टेब्रा में सबसे ज़्यादा लंबर वर्टेब्रा पे ये जा करके मेटास्टेसिस करते हैं। सेकेंड होता है बोन में जा सकते हैं, जैसे कि फीमर का बोन है। थर्ड इसका जो मेटास्टेसिस करता है वो ब्रेन तक चला जाता है। अगर ब्रेन में ये कैंसर चले गए वहाँ पे फिर ट्यूमर का ग्रोथ होने लगेगा और वहाँ से पेशेंट का डेथ भी बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है डेथ होने के लिए। अब बात यह है कि किन वजहों से या किन कारणों से या क्या इसमें रिस्क फैक्टर हो सकता है जिसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो डेवलप होता है। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेट। हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेट का मतलब वो होता है वो महिलाएं जो शहरों में रहती हैं, जिनका लाइफ स्टाइल बहुत बिजी रहता है, जो हाई फैट का सेवन करती हैं, जो ज़्यादा ओबेस हैं, ज़्यादा मोटी हैं, जिनके अंदर फैट का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जो लेट नाइट पार्टी करती हैं, जो अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं ज़्यादा, तो वो महिलाएं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है और उनमें सबसे ज़्यादा डेवलप होने का चांस होता है। वैसे तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो यंग एडल्ट लेडी में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। लेकिन ज़्यादा ये चांस होता है ये एट द एज ऑफ 45 ईयर्स या आफ्टर एज ऑफ 45 ईयर्स ये कैंसर डेवलप होते हैं। सेकेंड इसमें है हाइपर एस्ट्रोजन लेवल, यानी कि अर्ली मेनार्क या लेट मेनोपॉज। उन महिलाओं में जिनका जो पीरियड होता है, जो फर्स्ट पीरियड होता है वो बहुत जल्दी आ गया, जो मेनोपॉज होता है वो बहुत लेट तक गया, तो इन दौरान इनके बीच में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है उनके बॉडी में। एट द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स जब कोई महिला प्यूबर्टी एज में जाती है तो उस समय उसके बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं बॉडी में बहुत सारे चेंजेस कराते हैं, जैसे कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में ये
हेल्प करते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करना, ब्रेस्ट में कलर का चेंजेस लाना, फीमेल के अंदर वॉइस का चेंजेस आना, फीमेल का जो वेस्ट है, जो कमर है, उनमें बदलाव आना, चौड़ा होना, चाहे स्किन का ग्लो अप होना, ऐसे बहुत सारे, चाहे टाइम टाइम पर पीरियड आना, टाइम टाइम पे उनका ओव्यूलेशन होना, जो मंथली पीरियड के टाइम में मंथ में एक बार जो ओव्यूलेशन होता है। बॉडी में जितना एस्ट्रोजन एट द रिप्रोडक्टिव एज रहता है फीमेल के अंदर, तो वो एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक प्ले करता है। लेकिन अगर यही एस्ट्रोजन हमेशा बॉडी में बरकरार रहे तो ये आगे चल के मेनोपॉज के बाद यही रिस्क हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर में डेवलप करने के लिए। तो इस एस्ट्रोजन को कम करने के लिए, इस एस्ट्रोजन को मेंटेन करने के लिए फीमेल को समय के हिसाब से उनको मैरिज कर लेना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए और बच्चे को भी अफोर्ड करना चाहिए। एक्चुअली मिडिल क्लास एज में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि शादी का उनके मन में ख्याल नहीं आता है, सोचते हैं कि पहले जॉब करें, पहले अपने घर का सेटल करें, फिर मतलब इन करते करते उनका समय बहुत लॉस हो जाता है और वो 30 के पार हो जाती हैं, फिर उनका शादी होता है, फिर वो बच्चे को एडॉप्ट करती हैं, फिर बच्चे को अचीव करती हैं। इस तरह करते करते बहुत ही लंबा एक समय हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहता है। तो समय पर शादी कीजिए, समय पर बच्चे को पैदा कीजिए। जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है और वह अपने बच्चे को मिल्क पिलाती है या लैक्टेटिंग करती है, तो उस समय बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता है। हर महिला को 18 से 21 साल के अंदर में शादी कर लेनी चाहिए। उसे कोशिश करना चाहिए 2 या 3 या 4 जितने बच्चे को वो अफोर्ड कर सके वो बेबी को अफोर्ड करे। कम से कम 6 महीना तक हर बच्चे को मिल्क का सिक्रेशन कराए, मिल्क उस बच्चे को पिलाए। बॉडी में जितना एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज रहेगा एट द रिप्रोडक्टिव एज, उतना ही कैंसर मेनोपॉज के बाद जो रिस्क होता है वो कम होगा। इसमें नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी महिला के फैमिली में, यानी कि उसके माँ को या उसके नानी को या उसके दादी को, अगर उनके फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, तो उस महिला को भी आने वाले टाइम में आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स वो भी कैंसर से संक्रमित हो सकती हैं। थर्ड इसमें है कि अगर किसी महिला को किसी और तरह के कैंसर का हिस्ट्री है, जैसे कि ओवेरियन कैंसर है, चाहे एंडोमेट्रियल कैंसर है, तो उसके रिस्क से भी उस महिला में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो होता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। वह बहुत सारी महिलाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कराती हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन उनके बॉडी में डाला जाता है। ये वो महिलाएं होती हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव एज को और इंक्रीज करना चाहती हैं, या आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स भी चाहती हैं कि वो एडल्ट दिखें, यंग दिखें, अट्रैक्टिव दिखें, तो वो महिलाएँ हार्मोन का इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट इसमें जो रिस्क फैक्टर हैं कि वैसी महिलाएं जो एक्सपोजर वाले एरिया में काम करती हैं, जहां पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकलती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, चाहे केमिकल्स वाले इंडस्ट्रीज़ हो गए, चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जहां पे एक्सरे ज़्यादा निकलती हैं, या मशीन्स जहां बनाए जाते हैं वहां पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होता है एक्सरे रेडिएशन का, तो उन पेशेंट में या उन महिलाओं में भी रिस्क हो सकता है कि वो ब्रेस्ट कैंसर से संक्रमित हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन जो म्यूटेशन जो जीन के कारण होता है, जो ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है, वो होता है BRCA1 जीन। अगर किसी फैमिली के हिस्ट्री में अगर ये जीन उनसे चला आ रहा है, तो उनके आने वाले संतान में, नस्ल में भी ये ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है। वैसे तो हर महिला को साल में एक बार, जिनका एज 45 से ज़्यादा है, जो एडल्ट हैं, वो साल में एक बार मेमोग्राफी उनको हर साल कराना चाहिए कि अपने ब्रेस्ट के एग्जामिनेशन के लिए, कि देख सके कि उनमें कोई इरेगुलर ग्रोथ तो नहीं हो रहा है टिश्यू का, कि उनमें कोई कैंसर का ऐसे कोई लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोस हम कैसे करते हैं, उसका इलाज के लिए क्या क्या करना चाहिए, और उसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या उसमें लक्षण आते हैं, जिससे हम ये पता कर सके कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, पेज को फॉलो भी कीजिए। और अगर आपको किसी तरह का हेल्थ से प्रॉब्लम है तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।